के बाद नेक्स्ट आपका है ओवर प्रिस्क्राइबिंग। दैट मीन जितने प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है आप उससे ज्यादा दे रहे हो। समझ रहे हो बात को? जैसे कि पहला पॉइंट आपका यह है कि ड्रग इज नॉट नीडेड। अगर किसी ड्रग की जरूरत नहीं है आप उसको तब भी दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? ओवर प्रिस्क्राइबिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, किसी को अगर बुखार हुआ है तो बुखार के साथ साथ पेशेंट डॉक्टर क्या करते हैं, एसी लोग लगा दिया, रेंटिडिन साथ में लगा दी, ठीक है, ओम्प्राजोल लगा दिया, ठीक है। वो मानते हैं, वो पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि आगे चल के उसको गैस्ट्राइटिस होगी या एसिडिटी बनेगी। अब होगी तभी देना ना, अगर नहीं हुई है तो आप एक्स्ट्रा डोज क्यों दे रहे हो, ड्रग की क्वांटिटी क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है, पेशेंट का बिलीव कम होता है, पेशेंट को अनअपील लगता है, पेशेंट को अच्छा नहीं लगता ज्यादा मेडिसिन यूज करना। आप सिर्फ उतनी दवाई दीजिए जितने की जरूरत है। अगर ज्यादा दोगे तो ड्रग्स आपके क्या होंगी, इरेशनल होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट कॉम्प्लायंस पर फर्क पड़ेगा, पेशेंट का ट्रस्ट कम होता है। इसके बाद डोज इज टू लार्ज, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं पेशेंट को 250 mg की जरूरत है, आप चाह रहे हो कि ये आज ही ठीक हो जाए, है ना। आप क्या सोच रहे हो कि एक ही दवाई, एक ही डोज दूं और एक ही डोज में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट का अपना एक कोर्स होता है, जितने लंबे समय में ड्रग को, डिजीज को ठीक होना होगा वो उतने ही समय में होगी। ज्यादा डोज देने से वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएगी। तो आपको ओवर डोज पर भी ध्यान देना है, ज्यादा डोज नहीं देनी, जितनी रिक्वायर है उतनी दीजिए और ट्रीटमेंट के कोर्स के अकॉर्डिंग दीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा देते हो तो कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट दिखाएगी और इरेशनल यूज होगा आपकी ड्रग का। इसके बाद नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट पीरियड इज टू लॉन्ग। मान लेते हैं कोई बीमारी ऐसी है जो कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपने उसका ट्रीटमेंट महीनों चला रखा है, तो वो भी दिक्कत है। अगर ज्यादा लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो चलाइए, अगर नहीं जरूरत है तो मत चलाइए। अगर चलाओगे तो वो आगे चल के रीनल टॉक्सिसिटी, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सब कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में क्या होगी, एक्यूमुलेट, इकट्ठी हो जाएगी और टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ठीक है। उसका एक्सक्रीशन भी जरूरी है। अगर उसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा बाइंड होने के लिए तो या तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपके लिवर में या किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, वहां पर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, तो आपको साइड इफेक्ट देगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। देखो मेन चीजें सारी बातें घूमकर कहां पर आ रही है, ऑप्टिमम लेवल पर। जो नॉर्मल लेवल है वहीं तक रखिए चीजों को, ना तो ओवर करिए ना ही अंडर करिए, सारी बातें वहीं पर घूम के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, या नेक्स्ट फैक्टर आपका है मल्टीपल प्रिस्क्राइबिंग। मल्टीपल प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि उसको चाहिए तो एक टैबलेट, मान लेते हैं बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया आपका, एक ही टैबलेट कम कर सकती है। अगर बीपी कम होना होगा तो एक ही टैबलेट कर देगी। आप क्या करते हो, 5-6 टैबलेट लगा देते हो, ठीक है। आपने एटिनोलोल, टीमोलोल, अपनी और अदर ड्रग्स आपने, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, ये सब ड्रग्स आपने क्या की कॉम्बिनेशन में यूज कर ली। पहले आप ये तो देखिए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, या मान लेते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक से ज्यादा ड्रग चल जाती है, क्योंकि एक अगर आपकी रजिस्ट हो भी जाती है, काम करना बंद कर भी देती है, तो दूसरी ड्रग काम करेगी, वहां पर चलता है। लेकिन अगर मान लेते हैं पेशेंट आपका न्यू कमर है, तो आप क्या करते हो, एक से ज्यादा, एक ही चीज को ठीक करने के लिए एक से ज्यादा देते हो। किसी को पेन हो गया, आपने नीमोसाइड भी दे दी, डाइक्लोफेनेक भी दे दी, पैरासीटामोल भी दे दिया। फायदा क्या है इसका? आप सिर्फ उतना दीजिए जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल प्रिस्क्राइबिंग होती है, एक से ज्यादा चीजों का यूज करना एक ही बार में। जैसे कि पहला पॉइंट आपका है 2 or more इंग्रेडिएंट या मेडिसिन्स आर यूज्ड व्हेन फीवर वुड अचीव सेम इफेक्ट। जब आपकी एक या 2 ड्रग अच्छा इफेक्ट दिखा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2 से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या मान लेते हैं आपकी पैरासीटामोल बुखार को कम कर सकती है, या पैरासीटामोल आपके पेन को कम कर सकती है, दर्द कम कर सकती है, आप उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में या और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डाइक्लोफेनेक भी दे रहे हो, नीमोसाइड भी दे रहे हो, तो व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ मेडिसिन। कितनी जरूरत है, कितनी डोज की जरूरत है, उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा मत करिए। आगे चल के दिक्कत देगी और आपके ड्रग को इरेशनल बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेवरल रिलेटेड कंडीशंस आर ट्रीटेड व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी कंडीशंस would improve or cure the other conditions, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि several related conditions are treated when treatment of primary conditions would improve
और क्योर द अदर कंडीशन। मान लेते हैं आपको एक से ज़्यादा बीमारी है, ठीक है, या मान लेते हैं पहले आपको डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ के बाद आपका हार्ट, डायबिटीज़ की वजह से क्या हुआ, आपके हार्ट पर इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से आपको एंजाइना, ठीक है, एरिथमिया, ये सब कंडीशंस क्रिएट हो गई। आप सारा फोकस कर रहे हो हार्ट कंडीशन पर, सारा पैसा, सारी ड्रग्स उसी पर लगा रहे हो, लेकिन जो मेन चीज है जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपको डायबिटीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही रीजन है जिसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर हुआ है। आप हार्ट को तो आज ठीक कर दोगे, तो ये डायबिटीज आगे चल के किसी और ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना पड़ेगा जो बेस है आपका, यानी कि जो मेन आपकी डिजीज है उसके ट्रीटमेंट को आपको प्राइमरी करना पड़ेगा, यानी कि उसके ट्रीटमेंट को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बाकी जो अदर सिम्टम्स है, छोटी मोटी डिजीज आपकी हो गई उसकी वजह से, वो भी पैरेलल चलेगी, आपके साथ के साथ चलती रहेगी, लेकिन उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, जो आपका प्राइमरी फोकस है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसिंग। प्रिस्क्रिप्शन में हमने बात की, प्रिस्क्रिप्शन में हमने अंडर प्रिस्क्रिप्शन, जरूरत से कम, इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, जिसकी जरूरत नहीं है उसका इस्तेमाल करना, एक्स्ट्रावेगेंट प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, ओवर प्रिस्क्राइबिंग, जरूरत से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन करना, मल्टीपल प्रिस्क्राइबिंग, अगेन जरूरत से ज्यादा बट एक से ज्यादा, ठीक है, एक की जरूरत है लेकिन आप दो यूज कर रहे हो, वो वाली बात है। नेक्स्ट इज द डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि पहला पॉइंट आपका है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, बड़ी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, पता नहीं उनका क्या इंटेंशन होता है, क्या वो चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। मान लेते हैं आप डॉक्टर हैं, आपने लिख दिया, आपने इस तरीके से कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, या आपने हार्ट बीट बना दी यहाँ पे, लेकिन आगे चल के पूरी दुनिया में किसी को समझ ही नहीं आ रही है, और लोग तुक्के मार रहे हैं कि ये पैरासिटामोल लिखी हुई है, ये बोलेगा कि ये पेंटाप्रोजोल लिखी हुई है, और सिर्फ वहां पे दिख क्या रहा है, पी। अब पी से तो हजारों ड्रग है ना, पी से आपकी पेंटाप्रोजोल है, पैरासिटामोल है, पिपराजिन है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्रिस्क्रिप्शन है इसकी इंटरप्रिटेशन पर ध्यान देना है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो अगर सही से समझ में आ रहा है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आ रहा है तो यू हैव टू आस्क द फिजिशियन। आपको फिजिशियन से पूछना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मेरी पूछने से बेइज्जती हो जाएगी या ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपकी बेइज्जती या इज्जत से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट चला गया तो उसकी जान जा सकती है या उसको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब आप फार्मासिस्ट की ओथ लेते हैं तो आप वहां पर बोलते हैं कि मैं अपने पेशेंट को प्रायोरिटी दूंगा अपने से ऊपर, तो उस ओथ को याद करें और ये करें कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। प्रिस्क्रिप्शन को बड़े ध्यान से पढ़े, 2-3 बार पढ़े, ठीक है, अगर 3 बार समझ में नहीं आ रहा है तो 5 बार पढ़े। पेशेंस रखना है, आलस नहीं करना है। अगर करोगे तो ट्रीटमेंट गलत जाएगा और ड्रग आपकी इरेशनल हो जाएगी। इसके बाद रिट्राइवल ऑफ रोंग इंग्रेडिएंट, रिट्राइवल ऑफ रोंग इंग्रेडिएंट, ठीक है। मान लेते हैं आपको जल्दबाजी में क्या करते हो, 2 टैबलेट है आपकी, मान लेते हैं पैरासिटामोल है या आपकी एक टैबलेट है पेंटोप्राजोल, ठीक है, दोनों के ऊपर पीपी लिखा है और जल्दबाजी में आप पी कोई पढ़ के क्या कर देते हो, किसी को उठा के दे देते हो, तो आपने क्या किया, जल्दबाजी में रोंग मेडिसिन दे दी, ठीक है। तो दैट मीन अगेन वही बात आ रही है कि यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बड़े ध्यान के साथ में, बड़े आराम से कंपनी पढ़िए, डोज पढ़िए, साल्ट पढ़िए, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में आप पेशेंट को दीजिए, कोई गलत मेडिसिन आपको नहीं देनी है। अगर दोगे तो आपको पता ही है क्या होगा, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एंड नेक्स्ट इज द इनएक्यूरेट काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड पोरिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम काउंटिंग करते हैं, कभी कभी टैबलेट आपकी लूज होती है, स्ट्रिप में नहीं होती, आप उसको जल्दबाजी में क्या करते हो, चाहिए पेशेंट को 10, आप उसको 20 दे देते हो। पेशेंट घर जाके क्या सोचेगा कि एक बार में 2 खानी है क्योंकि 20 है ना। तो दैट मीन अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखिए, आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को दवाई पीस के देनी पड़ती है मोर्टार एंड पेस्टल में, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि क्या उसको अप्रोप्रिएट डोज जा रही है नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी मोर्टार पिस्टल वेट है, गीली है
और सारी ड्रग आपकी वहीं पर चिपकी रहेगी, तो जाएगा क्या पेशेंट को। तो दैट मीन काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड पोरिंग। ठीक है, अगर आप किसी इंजेक्शन में वाटर डाल रहे हैं, वाटर फूड इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो अगर 3 ml चाहिए तो 3 ml आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अपनी मर्जी से 5 ml नहीं करना, 1 ml नहीं करना। अगर उसके ऊपर 3 ml लिखा है तो वो कुछ बहुत सोच समझ के लिखा गया है, क्योंकि आपके इंजेक्शन से कोई भी डोजेस फॉर्म ऐसे नहीं बनाई जाती, हजारों गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तब जाकर बनती है। ठीक है, तो जितना लिखा है उतना करिए। अगर आप काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड पोरिंग में दिक्कत करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। आपकी बोतल का ढक्कन है 5 ml का, या आपका बोतल का ढक्कन है 10 ml का, चाहिए आपको 5 ml, ठीक है, और आप 5 से 1 ml ज़्यादा ले लेते हो या कम ले लेते हो तो दिक्कत आएगी ना, ट्रीटमेंट आपका अफेक्ट होगा। तो आपको इन तीनों बातों में ध्यान रखना है कि आप काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड पोरिंग को बड़े ध्यान से करें। नेक्स्ट इज द इनएडिक्वेट लेबलिंग। ठीक है, इनएडिक्वेट लेबलिंग का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपको देखा होगा, जनरल एग्जांपल लेते हैं, किसी को ड्रग चाहिए सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की, हम क्या करते हैं अलग अलग पैकेट में डाल के उसको ऊपर लिख देते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर आप मेडिसिन को पैकेट में डालने से पहले लिख रहे हो तो एरर के चांसेस कम आएंगे, क्योंकि आप पैकेट को पढ़ के डालोगे कि इसके अंदर डालनी कौन सी है, लेकिन आप मेडिसिन डाल दिया आपने सभी पैकेट में, बाद में आप लिख रहे हो सकता है वो मिक्सअप हो जाए। आपका जो शाम वाला है वो सुबह, उस पर आप सुबह लिख दो और सुबह वाले पे रात लिख दो, तो दैट मीन जो आपकी लेबलिंग है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, ये जो बोतल के ऊपर लेबल आया है उसको भी चेक करना है कि क्या बोतल का लेबल भी सही है। आप फार्मासिस्ट हो, आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, तो लेबलिंग भी आपको ध्यान देनी है। सस्पेंशन है तो शेक वेल बिफोर यूज, अगर बोतल के ऊपर नहीं लिखा है तो आप उसको बताओगे ना कि आपको उसको क्या करना है, यूज करने से पहले मिक्स कर लेना है ताकि आपका सस्पेंशन अच्छा रिजल्ट दिखा पाए। तो ये सब बातें लेबलिंग को लेकर है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो डोज आपकी इम्प्रॉपर होगी, जिससे आपकी ड्रग इरेशनल हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज द अनसैनिटरी प्रोसीजर पैकेजिंग। ठीक है, अगर कोई ड्रग आपकी पैकिंग की है, मतलब उसको पैक करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर आप उसकी पैकिंग अनसैनिटरी करते हो, सही से नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपकी ड्रग्स में कंटामिनेशन आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी जो आगे चल के साइड इफेक्ट दिखाएंगे, या हो सकता है ड्रग आपके मॉइस्चर वगैरह के साथ में कॉन्टेक्ट में आके अपना इफेक्ट को कम कर दे, तो ड्रग आपकी इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला आपका है पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल। मान लेते हैं आपने बच्चे के लिए दवाई पीसी, ठीक है, और आप किसी ऐसे रैपर में उसको बांध के दे रहे हो जो पहले से ही गंदा है ना। या मान लेते हैं अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपना कुछ खाने का लेके आए, अखबार पे रख के उसी अखबार में दवाई को लपेट के दे दिया, तो इससे क्या होगा, जो आपने खाया है उसकी इम्प्योरिटीज जाएंगी, जो आपके बैक्टीरिया आए हैं वो भी जाएंगे, वायरस भी जाएंगे, तो आगे चल के तो वो साइड इफेक्ट दिखाएगा ना। तो जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा के दे दोगे। ठीक है, इसके बाद और पैकेज साइज, मान लेते हैं आपकी इतनी बड़ी सीसी है, आप पैकेट इतना सा दे रहे हो तो आधी आपके बाहर निकली रहेगी। समझ रहे हो बात को। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपकी ऐसी डोजेस फॉर्म है जो पैकेट में नहीं है, खुली है, और बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है ना, तो आप क्या करोगे, उसके लिए उतना ही पैकेजिंग मटेरियल यूज करिए जिसमें वो आ सके, या उससे ज्यादा यूज करिए ताकि वो आराम से कॉम्पेटिबल रह सके। अगर आप छोटा पैकेट यूज करोगे तो अनकंफर्ट रहेगी, टूट सकती है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आ सकती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ सकती है, बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। तो आपका जो पैकेज है वो इवन होना चाहिए, ओड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। इसके बाद लास्ट आपका है अनअपेलिंग पैकेज। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेशेंट की मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, अगर आपकी पैकेजिंग बहुत बेकार सी है, ड्रग आपके अंदर अच्छी है, अच्छा असर दिखाएगी, लेकिन पैकिंग बेकार है उसकी, तो पेशेंट के मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये बेकार ड्रग है, ये सस्ती ड्रग है, इसलिए इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। तो पैकिंग मटेरियल भी आपका क्या होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, अनअपील नहीं करना चाहिए, पेशेंट को वो बेकार न लगे, ताकि उसका ट्रस्ट, उसका बिलीफ ये सब कम ना हो। अगर कम होगा तो क्या होगा, पेशेंट आपका सही से ट्रीट नहीं कर पाएगा, ट्रीटमेंट के साथ में क्या करेगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा, उसकी मेंटल स्टेट पहले ही चेंज हो चुकी है कि ये तो काम नहीं करेगी, तो ड्रग कितनी भी अच्छी हो वो काम एक्चुअल में नहीं करेगी, क्योंकि उसका ब्रेन पहले ही ये समझ चुका है। ठीक है ना, तो ये सब आपके फैक्टर्स हैं।
जो कि आपके ड्रग को इरेशनल बनाते हैं। ये अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो इन सभी को आपको रिमूव करना है ना, इन सभी से आपको बचना है। अगर आप इन सभी से बच जाते हैं तो ड्रग का यूज आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, आपकी ड्रग एक अच्छी ड्रग कहलाएगी। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है तो वो आपके ड्रग को रैशनल नहीं बनने देगा, उचित मेडिसिन या उचित औषधि नहीं बनने देगा। ठीक है, भले ही आप कितनी ब्रांडेड ड्रग यूज कर लीजिए, अगर आप इसमें से कुछ भी करते हैं गलती तो आपका ट्रीटमेंट उचित नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है,